हेलो विद्यार्थियों, मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं जीएचपी कोचिंग चैनल में। तो जैसा कि विद्यार्थियों हम देखिए कक्षा 10 गणित का अनसॉल्व्ड पेपर चालू किए थे, जिसमें विद्यार्थियों मैं आपको देखिए सेट नंबर 4 तक सॉल्व करा चुका था। और विद्यार्थियों मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बनी है, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए विद्यार्थियों आज से देखिए हम सेट नंबर 5 शुरू करते हैं। देखिए सेट नंबर 5 2023 का है, कोड नंबर देखिए 822 EA, ठीक है ना। कोड नंबर 822 EA इसका कोड नंबर है। तो चलिए विद्यार्थियों सबसे पहले देखिए बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। देखिए खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, ठीक है ना। देखिए इसमें स्टार लगा है, ये क्वेश्चन हमको नहीं करना है क्योंकि हमारे बोर्ड पेपर में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो देखिए विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 2 से करेंगे क्योंकि पहला हमको नहीं करना है, स्टार लगा है, ठीक है ना। देखिए लिखा है बिंदुओं, एक कोष्टक में देखिए x, y दिया है और दूसरे कोष्टक में देखिए -x, -y दिया है। कह रहा के बीच की दूरी बताओ क्या होगी, ठीक है ना। चलिए विद्यार्थियों देखिए इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम निकाल लेते हैं, चलिए ठीक है। तो देखिए विद्यार्थियों प्रश्न करेंगे दूसरा क्योंकि पहला क्वेश्चन नहीं करना है, इसमें स्टार लगा, ठीक है। तो देखिए बिंदु हमारे पास क्या है, देखिए जो बिंदु हमारे पास है, देखिए बिंदु, देखिए विद्यार्थी बिंदु हमारे पास देखिए पहला बिंदु था x, y, ये पहला बिंदु दिया था। और देखिए जो दूसरा बिंदु दिया था हमारे पास वो था देखिए -x, -y, ठीक है ना। देखिए दोनों बिंदु थे हमारे पास, है ना। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमको निकालना है। तो देखिए विद्यार्थियों जो बीच की दूरी का सूत्र होता है देखिए, तो d बराबर क्या होता है, देखिए d बराबर होता है देखिए एक कोष्टक में x1 - x2 का होल वर्ग, ठीक है ना। फिर प्लस दूसरे कोष्टक में क्या होता है, देखिए दूसरे कोष्टक में y1 - y2 का होल वर्ग, ठीक है ना। ये दूसरे कोष्टक में होता है। ये देखिए जो पहला मान होता है वो x1 होता है, ठीक है ना, और दूसरा मान y1 होता है। यहाँ पे देखिए पहला मान x2, यहाँ पे दूसरा मान y2, ठीक है ना। यही मान क्रम से यहाँ पे रख देंगे, देखिए ठीक है। देखिए तो d बराबर देखिए करंडी के अंदर देखिए x1 की जगह देखिए x है तो x रख दिया, -x2 की जगह देखिए माइनस का x है, नहीं x2 की जगह देखिए माइनस का x है, तो पहले से माइनस बैठा था देखिए, तो अब ये भी माइनस का x है तो भिड़ के प्लस का x हो जाएगा और होल वर्ग लगा देंगे, इस प्रकार लगा देंगे प्लस। फिर देखिए y1 - y2, y1 की जगह क्या देखिए y है तो y लिख दिया, माइनस y2 जगह देखिए माइनस का y है, देखिए y2 जगह माइनस का y रखना है वाला, y2 जगह माइनस का y है, तो देखिए भिड़ के प्लस का y हो जाएगा, इसका वर्ग कर देंगे, इस प्रकार कर देंगे। तो देखिए d बराबर आएगा हमारे पास देखिए x 2x हो जाएंगे, 2x का होल वर्ग प्लस देखिए y ये 2y हो जाएंगे ना, तो 2y का होल वर्ग हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए d बराबर करंडी के अंदर देखिए इसका वर्ग करेंगे ना 2 बार, देखिए 2x × 2x तो 2 दूना 4 और x² हो जाएगा प्लस इस 2 दूना 4 और y² हो जाएगा। इसके बाद देखिए d बराबर करंडी के अंदर देखिए 4 दोनों से कॉमन कर लेते हैं, ठीक है ना, 4 दोनों से कॉमन कर लेंगे देखिए, तो x² + y² ये आएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए d बराबर, अब देखिए विद्यार्थियों d बराबर देखिए 4 को लिख देंगे, 2 × 2 लिख सकते हैं ना, 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए लिखा है x² और प्लस y², ठीक है। अब देखिए जोड़ा बाहर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है ना, देखिए जोड़ा मिल रहा है ना, तो यहाँ से बाहर आएगा देखिए, तो d बराबर 2 बाहर आ जाएगा, देखिए 2 को बाहर कर लिया, जो बचेगा अंदर रहेगा देखिए x² + y², ठीक है। ये देखिए विद्यार्थी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ये, ठीक है ना, यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए विकल्प में भी देख लेते हैं कौन सा सही, चलिए। तो देखिए विद्यार्थी हमारा सी नंबर देखिए सही है, ठीक है ना, सी नंबर हमारा सही। देखिए 2 करंडी अंडर रूट के अंदर देखिए x² + y² था ना, 2 करंडी x² + y², यही ऑप्शन हमारा देखिए सही है, ठीक है। तीसरा देखते हैं विद्यार्थियों, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है दी गई संख्या में अभाज्य संख्या बताओ, कह रहा क्या होगी, ठीक है ना। कह रहा दी गई संख्या में अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। तो देखिए विद्यार्थी 0 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, देखिए 1 भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, देखिए 2 हमारी अभाज्य संख्या होती है, ठीक है ना। अब विद्यार्थी देखिए मैं आपको बता दूं जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 2 ही होती है, ठीक है ना। 1 ना तो भाज्य होती है ना तो अभाज्य होती है, और जो 0 होती है वो पूर्ण संख्या होती है, ठीक है ना। 8 हमारी देखिए भाज्य है, 8 क्या है भाज्य, अभाज्य नहीं है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही होती है, तो इसमें ऑप्शन देखिए यही सही है, तीसरे का सी सही है, 2 सही है, ठीक है ना, अभाज्य संख्या 2 होगी। इसके बाद देखिए विद्यार्थी चौथा नहीं करना, स्टार लगा है, ठीक है ना। देखिए पांचवा करेंगे, देखिए पांचवा कह रहा है यदि साइन एक कोष्टक देखिए साइन a + b बराबर करंडी 3/2 और कॉस a - b बराबर करंडी 3/2 तो a और b के मान क्रमशः होंगे, ठीक है। मतलब साइन a + b बराबर करंडी 3/2 है और कॉस a - b बराबर भी करंडी 3/2 है, तो कह रहा है a और b के मान बताओ क्या होंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। पाँचवा क्वेश्चन, चलिए। तो देखिए विद्यार्थी कौन सा क्वेश्चन करेंगे, पाँचवा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पाँचवा क्वेश्चन करेंगे, क्या दिया देखिए, कहता है साइन a + b, देखिए तो साइन
ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर देखिए करंट 3/2 दिया, ठीक है ना। साइन ए प्लस बी कितना देखिए करंट 3/2 है, ठीक है। तो देखिए साइन ए प्लस बी बराबर, अब देखिए विद्यार्थियों करंट 3/2 है तो ये साइन 60 का मान होता है, ठीक है ना। साइन 60 का लिख देंगे, देखिए साइन 60 अंश, ठीक है। साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, देखिए तो ए प्लस बी बराबर मिलेगा देखिए 60 अंश, ठीक है ना। इसके बाद देखिए दूसरा क्या दिया था हमारे पास, दूसरा दिया था देखिए कॉस ए माइनस बी दिया था, ठीक है। दूसरा दिया था देखिए कॉस ए माइनस बी बराबर करंट 3/2 दिया था, है ना। दूसरा क्या दिया देखिए कॉस ए माइनस बी बराबर करंट 3/2 दिया था। तो देखिए कॉस ए माइनस बी बराबर देखिए विद्यार्थियों करंट 3/2, कॉस में ये कॉस 30 का मान होता है तो लिख देंगे कॉस 30 अंश, ठीक है ना। फिर देखिए कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा ये, तो ए माइनस बी बराबर आएगा देखिए 30 अंश आएगा ना। ये देखिए दूसरा समीकरण हमारा बन गया। अब क्या करेंगे विद्यार्थी, देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए जोड़ देते हैं, ठीक है ना, विलोपन विधि से। देखिए इसको इसके नीचे रख देते, देखिए कितना लिखा, देखिए ए प्लस बी बराबर 60 लिखा, इस पर लिख देते हैं। ये पहला वाला है हमारा, ठीक है ना, पहला वाला है, देखिए पहला वाला। अब देखिए इनको कर देते, देखिए जोड़ने पर करते हैं विलोपन विधि से, देखिए ठीक है ना, जोड़ने पर कर देते हैं इस प्रकार, ठीक है ना, जोड़ने पर कर देते हैं। देखिए कट जाएगा, देखिए प्लस माइनस है ना तो कट जाएगा ये, ठीक है ना, ये प्लस माइनस है इसलिए कट जाएगा। और देखिए जुड़ जाएंगे, एक ए तो 2 ए हो जाएगा ये बराबर, और 60 30 90, ये 90 हो जाएगा। तो देखिए 2 से काट देते हैं इसको, देखिए 2 से काटेंगे, देखिए 2 चौको 8, यहाँ एक बचा 9 था ना तो 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। तो ए बराबर देखिए कितना मिलेगा हमको, 45 अंश मिला ए बराबर, है ना। ए का मान देखिए 45 मिल गया ना। अब ये वाला जो ए का मान है 45 अंश, चाहे समीकरण 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें, बी का मान मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए रख देते, देखिए लिखेंगे कि समीकरण इस प्रकार लिखेंगे, देखिए समीकरण एक में ए का मान रखने पर, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर देखिए समीकरण 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 देखिए हमारा ये है, देखिए तो कितना, देखिए ए प्लस बी बराबर 60 अंश दिया, ठीक है ना। यहाँ इसमें देखिए ए का मान रखेंगे, देखिए तो ए का मान 45 यहाँ पर रख देते, देखिए तो 45 और प्लस बी बराबर देखिए 60 अंश, है ना। इसके बाद देखिए उस साइड जाएगा, देखिए तो बी बराबर आएगा देखिए 60 माइनस 45, तो बी का मान कितना मिलेगा, देखिए जो बी का मान मिलेगा हमारे पास, घटा देंगे 60 में 45 15, है ना, तो 15 देखिए मिला। तो देखिए दोनों मान मिल गए, ठीक है ना विद्यार्थियों, ए का मान मिल गया, बी का मान मिल गया। देखिए ए का मान 45 मिला है और बी का मान 15 मिला है, ये तो हमारा उत्तर देखिए 45 और 15, है ना, 45 और 15 देखिए हमारा उत्तर है। चलिए देखिए देख लेते हैं ऑप्शन में, चलिए तो देखिए विद्यार्थियों 5वें का हमारा ए सही है, ठीक है ना, 45 और 15 ये देखिए आया, सॉल्व किया ना, देखिए यही हमारा आया है, ठीक है। इसके बाद देखिए विद्यार्थी छठवां करेंगे। छठवां क्वेश्चन करा, देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश का मान क्या होगा कह रहा है ना। चलिए देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं कौन सा सही है। देखिए विद्यार्थी इसमें पहले से मेरा टिक लगे हैं, इस टिक देखिए इसलिए लगे हैं क्योंकि ये देखिए जो हमारे यहाँ ऑफलाइन कोचिंग पढ़ते हैं उन बच्चों का अनुसार है ना, तो पहले देखिए मैं उनको सॉल्व करा दिया हूँ तो तभी देखिए टिक लगे हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए छठवां क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं कौन सा सही। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, छठवां करेंगे। देखिए छठवां क्वेश्चन है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश, है ना, बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश का मान होगा कह रहा है, का मान होगा। तो विद्यार्थी देखिए इसका हमको मान निकालना है, ठीक है ना, इसका हमको देखिए मान चाहिए। तो देखिए विद्यार्थियों एक मैं आपको देखिए बता दूं सूत्र होता है, देखिए सूत्र होता है cos 2 थीटा बराबर, ठीक है ना। देखिए cos 2 थीटा का सूत्र होता है, cos 2 थीटा होता है देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये देखिए सूत्र होता है देखिए cos 2 थीटा का 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए विद्यार्थी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, देखिए थीटा की जगह 30 लिखा है ना, थीटा की जगह देखिए 30 अंश लिखा है, देखिए तुलना कराएंगे तो, है ना। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर देखिए थीटा की जगह देखिए 30 लिखा है, तो देखिए ये cos 2 थीटा देखिए तो cos 2 गुणे थीटा की जगह क्या लिखा है यहाँ पे 30, देखिए cos 2 थीटा तो cos 2 गुणे और थीटा की जगह देखिए 30 लिखा है तो यहाँ पे लिख देंगे 30 अंश। देखिए कितना जाएगा ये
कॉस और 30 दूना 60 अंश हो जाएगा ना। कॉस 60 और कॉस 60 का मान क्या होता है विद्यार्थियों 1/2 होता है। ठीक है, कॉस 60 का मान देखिए 1/2 होता है। तो चलिए देखिए 1/2 आया। चलिए देख लेते हैं कौन सा सही है। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों छठवां क्वेश्चन किए हैं, देखिए बी नंबर सही, इसमें देखिए 1/2 आ रहा है। ठीक है ना। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों सातवां क्वेश्चन करेंगे। कह रहा यदि समीकरण x² - 4x धन k बराबर 0 का एक मूल 6 है तो k का मान होगा। ठीक है ना। सातवां क्वेश्चन करेंगे विद्यार्थियों, यदि समीकरण x² - 4x धन k बराबर 0 का एक मूल 6 है तो कह रहा k का मान होगा। चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं k का मान क्या होगा। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों क्वेश्चन कौन सा करेंगे, अब सातवां क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना। सातवां देखिए दिया हमारे पास, यदि समीकरण कह रहा है x² - 4x धन के बराबर 0 का एक मूल 6 देखिए कह रहा है, इसका एक मूल दिया विद्यार्थियों, एक मूल कह रहा 6 है। एक मूल कितना देखिए 6 दिया। ठीक है ना, एक मूल इसका 6 दिया है। देखिए विद्यार्थी मैं आपको बता दूं, ये देखिए द्विघात समीकरण है। क्या देखिए ये द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण के देखिए 2 मूल होते हैं। ठीक है ना, द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। उसने देखिए इसका एक मूल दे दिया है। ठीक है ना, एक मूल कह रहा देखिए 6 है तो कह रहा इसका k का मान बताओ। हमको देखिए k का मान बताना है। ठीक है ना, एक मूल हमको पता है, हमको देखिए k का मान चाहिए तो क्या करें देखिए, तो ये मूल 6 x से रख देंगे इसको तो k का मान हमारा आ जाएगा। ठीक है ना, ये 6 को देखिए यहाँ पे रख देते देखिए x जगह, x जगह देखिए रखेंगे तो 6 तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा ये -4 गुणे x जगह देखिए 6 रख देंगे और प्लस लिखा देखिए k और बराबर 0। ठीक है ना, तो 6 गुणा 2 बार करेंगे 6 6 36 हो जाएगा, -4 6 24 हो जाएगा और प्लस k बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए इसके बाद इसको घटाएंगे देखिए तो देखिए कितना बचेगा, देखिए 12 बचेगा, 12 धन के बराबर 0। अब देखिए विद्यार्थी इसको उस साइड ले जाएंगे देखिए तो k बराबर आएगा हमारे पास -12। ठीक है ना, k का मान देखिए हमको मिल गया, k का मान कितना मिला देखिए -12। यही देखिए हमारे प्रश्न का आंसर है। चलिए देखिए ऑप्शन में भी हम देख लेते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों सातवां क्वेश्चन किया, देखिए देखिए कितना देखिए -12 दिया। ठीक है ना, देखिए k का मान पूछा था, k का मान होगा तो -12 दिया। ठीक है सातवें में। चलिए विद्यार्थियों आठवां क्वेश्चन देख करते हैं। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 24 है। ठीक है ना, दो संख्याओं का योगफल 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है तो संख्याएं क्रमशः होंगी। तो देखिए विद्यार्थियों इसका आंसर देखिए डायरेक्ट यहीं से आ जाएगा, विकल्प से आ जाएगा। देखिए ठीक है ना, कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 24 है तो पहले देख लेते हैं। देखिए योगफल 24 कहाँ आ रहा है, देखिए 16 8 24 ये ठीक है, इसमें आ रहा है 12 6 18, ये तो देखिए उत्तर हो नहीं सकता है। ठीक है ना, क्योंकि देखिए योगफल 24 इसमें नहीं आ रहा है। इसमें देखिए हमको देखिए दो संख्याओं का योगफल 24 है, पहले योगफल 24 चेक करते हैं। ठीक है ना, 12 6 18 इसका योगफल 24 नहीं आ रहा है। 18 9 जोड़ेंगे देखिए योगफल 24 नहीं आएगा। ठीक है ना, देखिए 14 7 जोड़ेंगे योगफल 24 नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन विद्यार्थी हमारा देखिए यही सही है। ठीक है ना, दो संख्याओं का योगफल 24 है, फिर उनमें से एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 2 गुनी है। देखिए जो पहली संख्या है दूसरी संख्या की 2 गुनी है, देखिए यही बैठ रहा है फिट ना, देखिए फिट हमारा ये बैठ रहा है और संख्याएं क्रमशः होंगी 16 और 8 होंगी। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए विद्यार्थियों 9वां क्वेश्चन नहीं करना, स्टार लगा है। 10वां क्वेश्चन भी नहीं करना है, स्टार लगा है। चलिए 11वां करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों 11 नंबर करेंगे। देखिए कह रहा 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले, ठीक है ना, कह रहा 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है ना, हम देखिए विकल्प में देखिए 4 विकल्प हैं यहाँ पे, देखिए इसमें एक सही है। ठीक है ना, 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो चलिए देखिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों क्वेश्चन कौन सा करेंगे, देखिए क्वेश्चन करेंगे हम 11 नंबर का। ठीक है ना, देखिए क्या दिया है 1/2 सेंटीमीटर व्यास। देखिए व्यास कितना दिया विद्यार्थी, देखिए जो व्यास दिया देखिए व्यास वो देखिए 1/2 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है ना, व्यास कितना देखिए 1/2 सेंटीमीटर है। देखिए त्रिज्या कितनी जाएगी, देखिए आर का मान देखिए विद्यार्थी कितना जाएगा, देखिए 1/2 का जब आधा करेंगे देखिए तो देखिए जब आधा देखिए 1/2 का जब आधा करेंगे ना, देखिए इस प्रकार करेंगे। देखिए 2 लिखा है यहाँ पे 1/2, देखिए 1/2 लिख दिया, इसका आधा करना देखिए 2 इस प्रकार लिख देंगे, आधा हो गया। और इसके बटा देखिए 1 मान लेंगे तो देखिए बाय बाय गुणा हो जाएगा और अंता गुणा हो जाएगा इस प्रकार। तो देखिए हमको आर कितना मिलेगा, देखिए आर मिलेगा देखिए 1 करना में 1, ठीक है ना, बटा 2 दूना 4, देखिए इतना है। देखिए आर का मान त्रिज्या 1/4 सेंटीमीटर। तो अगर किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है देखिए, तो देखिए विद्यार्थियों देखिए जो ठोस अर्धगोला देखिए इस प्रकार होता है, देखिए इस प्रकार देखिए
मैं बना दूँ। देखिए इस प्रकार से मान लो, ये देखिए हमारा ठोस अर्धगोला है, ये इस प्रकार मान लेते हैं। इसका देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो देखिए इसका देखिए पहले देखिए अर्धगोले का, देखिए जो अर्धगोले का देखिए पहले बाहर बाहर का, इस साइड का देखिए जो वक्र पृष्ठ होता है वो 2πr² होता है। देखिए देखिए जो बाहर बाहर होता है ये वाला, देखिए अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये वाला, ये देखिए 2πr² होता है, लेकिन वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसलिए देखिए इसके देखिए आधार का क्षेत्रफल भी जुड़ेगा, ये वाला जुड़ जाएगा, ये भी इसमें जुड़ेगा। तो देखिए 2πr² है ये, अब प्लस में देखिए πr² भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए 3πr² हो जाएगा, 3πr² हो जाएगा ये। तो लिखेंगे देखिए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देंगे, संपूर्ण अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा, देखिए 3πr², ठीक है ना। जो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है देखिए वो 2πr² होता है ये वाला। और ये कह रहा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, तो इसमें देखिए ये भी जुड़ेगा, फिर ये पूरा जुड़ेगा, फिर ये जुड़ेगा और ये जुड़ेगा, तो ये तो हमारा 2πr² होगा इसका क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल πr² होता है आधार का, तो पूरा 3πr² हो गया, ठीक है ना। चलिए आर का मान रख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो 3π गुणे आर का मान 1/4 रखेंगे, देखिए 2 बार लिखना है, तो 1/4 गुणे 1/4, देखिए कितना हो जाएगा, देखिए ये तो 3π हो जाएगा, ये बटा 4 चौको 16, ठीक है ना 16। और देखिए सेंटीमीटर दिया, देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर, ये देखिए हमारा आंसर हो जाएगा 3π/16 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए देखिए ऑप्शन में भी देख लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों ये देखिए 3π/16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये देखिए सही है, ठीक है ना। 3π/16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये देखिए हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है। इसके बाद देखिए 12वां करते हैं। कह रहा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंकित करता है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। चलिए देखिए 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों क्वेश्चन कौन सा करना है, हमको 12 नंबर करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन 12 नंबर करेंगे। देखिए कह रहा हमसे कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, देखिए एक वृत्त है ये, इस प्रकार देखिए जैसे ये वृत्त है हमारा, देखिए जैसे ये वृत्त है, ठीक है ना। इसका देखिए ये केंद्र है वृत्त का, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, देखिए तो ये देखिए त्रिज्या 6 मान लेते हैं इस प्रकार, है ना। इस प्रकार यहाँ भी इस प्रकार ये देखिए 6, ये मान लिया, देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या मान लिया ना, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या देखिए हो गई। कह रहा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। देखिए कोण कितना बन रहा है, देखिए 60 अंश का कोण, देखिए 60 अंश का बन रहा है कोण, केंद्रित करता कोण अंतरित करता है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताओ। देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना, देखिए लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो देखिए विद्यार्थियों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुणे πr², ठीक है ना। देखिए सूत्र होता है θ/360 गुणे πr²। देखिए थीटा कितना, देखिए 60 अंश है, थीटा 60 अंश है बटा 360 गुणा पाई, देखिए जो पाई का देखिए जो करते हैं लिखे रहते हैं r², 2 बार लिखना। देखिए तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है आर का मान, तो 2 बार लिखेंगे, 6 गुणे 6 लिख देंगे ना। देखिए 0 से 0 कट जाएगा और 6 6 36, और ये 6 से ये 6 कट जाएगा ना। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों 6 गुणा पाई में कर देंगे तो 6 पाई हो जाएगा, ये हो जाएगा। और देखिए इसका मात्रा देखिए सेंटीमीटर दिया था सेंटीमीटर में, तो क्षेत्रफल है ये, तो मात्रा देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा जाता है, ठीक है। और मीटर में दिया होता है तो मीटर स्क्वायर लिखते हैं। देखिए हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आएगा आपके। देखिए 6 सेंटीमीटर, देखिए सॉरी 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, देखिए इसका उत्तर आ जाएगा। चलिए देखिए ऑप्शन में भी देख लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों 12 नंबर क्वेश्चन किए हैं, देखिए तो सी नंबर देखिए 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये देखिए हमारा सही है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए 13 नंबर हमको करना नहीं, स्टार लगा है। 14 नंबर भी नहीं करना, स्टार लगा है। सीधा देखिए 15 नंबर करते हैं। चलिए देखिए विद्यार्थियों 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, तो उनके भारों का योगफल क्या होगा, ठीक है ना। कह रहा 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल होगा क्या होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं, 15 नंबर कर रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, देखिए आराम से कि 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य, देखिए पहले सूत्र लिख लेता हूँ डायरेक्ट पहले में। देखिए समांतर माध्य क्या होता है, देखिए समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य बराबर पदों का योग, पदों का योग, पदों का योग और फिर बटा होता है पदों की संख्या, ठीक है ना। पदों का योग बटा पदों की संख्या, ये देखिए सूत्र होता है हमारा, पदों का योग बटा पदों की संख्या।
तो कह रहा है ये 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम, मतलब समांतर माध्य कितना देखिए 45.6 kg है समांतर माध्य, ठीक है ना। तो देखिए 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है। अब 12 व्यक्ति हैं, देखिए व्यक्ति कितने हैं 12 हैं, मतलब पदों की संख्या दे दी है उसने कि 12 व्यक्ति हैं, तो ये पदों संख्या काम करेगा। तो उनके भारों का योगफल बताओ, तो पदों का योग पूछ रहा है, पदों का योग मतलब भारों का योग पूछ रहा है ना। तो मान लो पदों का योग पूछ रहा है, पदों का योग ये हमें देखिए पूछ रहा है, ठीक है ना। तो बटा देखिए 1 मान लेते हैं, बस कैंची उड़ा कराएंगे उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए पदों का योग इस साइड आएगा, देखिए पदों का योग, पदों का योग बराबर देखिए 45.6 गुणे 12, इस प्रकार कर देंगे, देखिए उत्तर हमको मिल जाएगा। तो 12 छंग 72 की 2 हासिल लगा 7, ठीक है ना। 12 पंचे 60 और 60 और 7 67 की 7 हासिल लगा 6, 12 चौक 48, 48 छः कितना जाएगा 54, ठीक है ना। 48 छः 54, एक अंक बाद लगेगा, देखिए ये आएगा, इधर लग जाएगा देखिए kg, ठीक है ना, किलोग्राम लिख देंगे इस प्रकार। तो 547.2 kg आए, देखिए चलिए देखिए ऑप्शन में भी देख लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों 547.2 kg, ये देखिए हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए 16 नंबर करेंगे, देखिए 16 नंबर कह रहा है 3,4,6 और यक्स का समांतर माध्य 5 है, तो यक्स का मान होगा। चलिए देखिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। तो देखिए विद्यार्थियों क्वेश्चन कौन सा करेंगे हम, 16 नंबर करेंगे। कह रहा 3,4, देखिए 3,4, फिर देखिए 6 और यक्स, ठीक है ना। यक्स का समांतर माध्य देखिए 5 है इनका, देखिए ये चारों का देखिए समांतर माध्य कितना, देखिए ये चारों का समांतर माध्य देखिए 5 दिया है, ठीक है ना। तो यक्स का मान पूछ रहा है, कह रहा देखिए 3,4 6 और यक्स का समांतर माध्य कितना है 5 है, तो यक्स का मान बताओ। तो देखिए समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग, इनका योग कर लेते हैं, चलिए 3 धन 4 धन 6 धन यक्स बटा क्या होता है देखिए पदों की संख्या, तो 1 2 3 4, इनकी संख्या 4 है, ठीक है ना। देखिए समांतर माध्य 5 है, यहाँ पर देखिए 5 लिख देंगे इस प्रकार, 5 बराबर 4 3 7 और 7 6 13, 13 धन यक्स बटा देखिए 4, इसके बटा 1 मानेंगे, कैंची उड़ा कराएंगे, ठीक है ना। तो देखिए 13 धन यक्स बड़ा 4 पंचे 20, देखिए यक्स बराबर आएगा हमारे पास 20, इस साइड आएगा माइनस का 13, देखिए यक्स का मान कितना मिलेगा, 20 में 13 जाएगा, देखिए 7 मिलेगा, ठीक है ना। 20 में जब 13 घटाएंगे 7 मिलेगा, और देखिए हमारे प्रश्न का आंसर है। चलिए देखिए ऑप्शन में भी देख लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों 16 का सी सही है ना, ये देखिए 7 ये सही है, देखिए ना 16 का सी नंबर सही, 7 दिया, ठीक है। इसके बाद देखिए विद्यार्थी 17 नंबर करेंगे, कह रहा द्विघात समीकरण दिया, देखिए द्विघात समीकरण यक्स माइनस 1 बटा यक्स बराबर 1 का विविधकर होगा। इसका विद्यार्थी हमको देखिए विविधकर निकालना है 17 नंबर का, चलिए देखिए इसका विविधकर हम निकाल लेते हैं, चलिए। देखिए इधर सवाल कौन सा करेंगे आप, 17 नंबर करेंगे। देखिए 17 नंबर देखिए हमारे पास दिया क्या, देखिए यक्स माइनस 1 बटा यक्स बराबर 1 ये दिया, देखिए इसका हम विविध कर निकालना, देखिए इसके बटा देखिए 1 लिख लेंगे इस प्रकार, और देखिए लासा लेंगे, देखिए यक्स और 1 का लासा यक्स ही आएगा, ठीक है ना। 1 का भाग यक्स में देंगे, यक्स बढ़ जाएगा, यक्स गुणा यक्स में कराएंगे, देखिए तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस, फिर यक्स का भाग यक्स में देंगे 1 बढ़ जाएगा, 1 गुणा 1 में 1 हो जाएगा बराबर, देखिए यहाँ पे 1 लिखा है। अब कर देंगे देखिए कैंची गुणा, क्योंकि कैंची गुणा करेंगे देखिए तो यक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर यक्स का नम यक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर देखिए यक्स स्क्वायर माइनस का, देखिए पहले इसको ले लेते हैं, देखिए माइनस का यक्स हो जाएगा, ये माइनस का 1 बराबर 0, ठीक है ना। हमको देख क्या चाहिए, विविध कर चाहिए, तो देखिए तुलना करा दी, देखिए द्विघात समीकरण देखिए तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कराने पर इस प्रकार लिख लेते हैं, तुलना कराने पर देखिए, ठीक है ना। यक्स स्क्वायर से यक्स कट जाएगा, देखिए तो कुछ नहीं बचेगा, ए बराबर मान लेते हैं 1 बचेगा, ठीक है ना। देखिए जब ये कटेगा तो ए बराबर 1 बचेगा, यक्स एक्स कटेगा तो बी बराबर क्या बचेगा, बी बराबर देखिए माइनस का 1 बचेगा ना। और देखिए सी बराबर देखिए माइनस का 1 ही है, ठीक है, सी बराबर देखिए माइनस का 1 है। तो व्युत्क्रम कर निकालेंगे, देखिए तो डी बराबर क्या लगाएंगे, देखिए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा देते हैं, व्युत्क्रम कर निकाला, देखिए तो डी बराबर बी का मान देखिए माइनस 1 है, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का मान भी देखिए 1 है, और सी का मान देखिए माइनस का 1 है, ठीक है ना। तो देखिए डी कितना मिलेगा, डी बराबर आएगा, देखिए 2 बार गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 4 का नाम 4, तो डी का मान कितना मिला 5 मिला, क्या मिला विद्यार्थियों 5 मिला। चलिए देखिए ऑप्शन में भी देख लेते हैं।
तो देखिए 17 नंबर कर रहे थे, देखिए ये देखिए डी नंबर हमारा सही है ना, देखिए ये 5 लिखा है ना, ये देखिए हमारा सही है, देखिए है ना। 18 नंबर करते हैं, देखिए 18 नंबर कह रहा है, देखिए किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है ना। किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगा। चलिए देखिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं हम, 18 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना। कह रहा हमसे कि किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है। देखिए मान लेते हैं, देखिए आयताकार, देखिए इस प्रकार देखिए आयत बना लेते हैं, आयताकार खेत बना लेते हैं चाहे ना। ये देखिए ये हमारा देखिए आयताकार खेत है, इसके देखिए मान देखिए आयताकार खेत बना लिया। ठीक है, यदि उसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, जो लंबाई देखिए ये लंबाई चौड़ाई से इससे मतलब 1 मीटर अधिक है, तो मान लेते हैं अगर यक्स की है तो फिर यक्स धन 1 की होगी ये, ठीक है ना। क्योंकि देखिए जो आयताकार खेत की जो लंबाई है चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, ये 1 मीटर अधिक है, अगर ये एक्स की होगी तो फिर ये एक्स धन 1 की होगी, ये मतलब ये एक्स मीटर की अगर, तो ये देखिए ये एक्स धन 1 मीटर की होगी, फिर होगी ना। तो कह रहा है उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगा। अब देखिए विद्यार्थियों जो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है, देखिए आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये तो होता है ना। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। देखिए आयत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर दिया उसमें, तो यहाँ पे 30 रख देंगे। फिर देखिए लंबाई कितना, देखिए लंबाई यक्स धन 1, लंबाई देखिए यक्स धन 1 है, गुणे चौड़ाई कितनी है देखिए यक्स है, ठीक है ना। ये लिख देंगे, देखिए 30 बराबर गुणा कराओ, देखिए यक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस यक्स का नाम यक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। इसके बाद देखिए इसको देखिए इस साइड ले लेते हैं, इस साइड देखिए तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स, इस साइड आगे देखिए माइनस का 30 हो जाएगा, बराबर देखिए 0। तो देखिए अब इसको देखिए देख लेते हैं कौन सा सही है, ठीक है ना, कौन सा देखिए सही है, चलिए देख लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर धन एक्स माइनस 30 आया है ना, चलिए देखते हैं। देखिए तो देखिए विद्यार्थियों 18 का सी सही है, देखिए एक्स स्क्वायर धन एक्स माइनस का 30 बराबर 0, ठीक है ना, ये देखिए हमारा सही है। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों 19वां करेंगे। देखिए 19वां कह रहा है किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक क्रमशः इतना इतना है, तो बंटन के लिए बहुलक का मान क्या होगा। चलिए देखिए बहुलक का मान हम निकाल लेते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों 19वां क्वेश्चन करेंगे। देखिए इसमें देखिए माध्य का मान दिया, देखिए माध्य का मान 26.1 दिया है और माध्यक का मान देखिए 25.8 दिया है, ठीक है ना, 25.8 दिया माध्यक का मान। अगर आप बंटन के लिए बहुलक, बहुलक का मान क्या होगा, देखिए तो बहुलक हमसे निकाल पूछ रहा है, देखिए तो बहुलक बराबर क्या, देखिए बहुलक बराबर होता है देखिए 3 माध्यक और माइनस देखिए 2 माध्य, माइनस देखिए 2 माध्य होता है, देखिए ठीक है ना, 3 माध्यक माइनस का 2 माध्य होता है, देखिए बहुलक बराबर। तो देखिए बहुलक निकालना हमको, देखिए तो बहुलक बराबर आएगा, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक, माध्यक कितना देखिए 25.8 है, तो 25.8 माइनस 2 गुणे माध्य कितना 26.1, तो 26.1 रख देंगे, ठीक है। तो गुणा कराएंगे, देखिए यहाँ से पीछे गुणा कराएंगे, पीछे 3/24 दशमलव लगाएंगे, देखिए और 3 5 15 2 17 और 3 2 6 1 7, ये हो जाएगा माइनस 2 1 9 2 दशमलव लगाएंगे, तो 6 का 12 2 4 1 5, ये आएगा देखिए, ठीक है ना। इसके बाद घटा देते हैं, इसमें ना घटाते हैं, देखिए तो देखिए 77 दशमलव कितना है 4, घटाएंगे देखिए 52.2 घटाएंगे इसमें, तो देखिए 4 में हो जाएगा 2 बचेगा, 7 में हो जाएगा 5 बचेगा और 7 5 जाएगा 2 बचेगा, कितना देखिए 25.2 आया, ठीक है ना। ये हमारे प्रश्न का आंसर है। चलिए देखिए ऑप्शन में भी हम देख लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थी 19वां का देखिए 25.2 सही है, ठीक है ना। 20वां देखिए कह रहा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, तो देखिए जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या करे, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप देखिए बारंबारता नहीं है, संचयी बारंबारता नहीं है, वर्ग अंतराल नहीं, देखिए बहुलक है। बहुलक विद्यार्थियों केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है, देखिए बहुलक होती है, माध्यक होता है और देखिए माध्य होता है, ये सब देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें होती हैं, ठीक है ना। इसका देखिए सही है। तो विद्यार्थियों आज यहीं तक रखते हैं, 20 क्वेश्चन कराया हूँ। इसके बाद देखिए कल मैं खंड भाग आपको कराऊंगा। अगर मेरा वीडियो विद्यार्थी आपको पसंद आया हो तो वीडियो को मेरे लाइक कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है। चलिए विद्यार्थी मैं चलता हूँ, नमस्कार।